हम्म। तो बच्चों, मेरे बच्चा पार्टी, आज हम स्टार्ट कर रहे हैं अगेन एक नया सा चैप्टर, दैट इज रेस्पिरेशन इन प्लांट। बहुत ही प्यारा सा, छोटा सा, नन्हा सा चैप्टर है ये हमारा। एंड सारे बच्चे मुझे जोश में दिखने चाहिए, सारे बच्चों का थम्स अप आना चाहिए। सारे बच्चे रेडी हैं? सारे बच्चे रेडी हैं, मजे में हैं, खुश हैं कि नया कुछ सीखने वाले हैं और कुछ नया ज्ञान हमें मिलने वाला है। जितने ज्ञानी हम थे उससे थोड़ा ज्यादा ज्ञानी होने वाले हैं आज, है ना। जितने ज्ञानी आप कल थे उससे ज्यादा ज्ञानी हो जाएंगे आज आप। तो आपको खुश होना चाहिए कि भाई हम आई एम द नॉलेजेबल पर्सन। ओके बच्चे, तो हम नया ज्ञान लेने के लिए तैयार हैं। अपने दिमाग के सारे न्यूरॉन्स जो है ना, उन सबको एकदम रेडी करके सारे बच्चे पानी पी लेंगे और सारे बच्चे थोड़ा सा इनहेल कर लेंगे अच्छे से। ओके। सो बच्चे, इस चैप्टर में हमको पढ़ना क्या है, ये चैप्टर क्यों पढ़ें? सबसे पहले तो इंट्रोडक्शन होगा। पहले चैप्टर में इंटरेस्ट आना चाहिए, तब मजा आता है पढ़ने में। ओके। तो देखिए बच्चे, फोटोसिंथेसिस में हमने क्या पढ़ा था? फोटोसिंथेसिस में एनसीईआरटी ना बहुत स्मार्ट है। सबसे पहले आपको देखो लाइन से चीजें सिखा रही है। फोटोसिंथेसिस में बच्चे हमने क्या पढ़ा कि किस तरह से रॉ मटेरियल से, CO2 से, H2O से, इन सारी चीजों से हमारा क्या बनता है? ग्लूकोज बनता है। इन सारी चीजों से क्या बनता है? ग्लूकोज। और इस चैप्टर में हम क्या पढ़ेंगे कि इस ग्लूकोज से हम एटीपी कैसे बनाएं। ठीक है, मतलब कि हम इस ग्लूकोज से एनर्जी कैसे जनरेट करें। पूरा चैप्टर इसी पे है कि इस ग्लूकोज से एनर्जी कैसे बनाना। कितना आसान होता ना कि हम सिर्फ ग्लूकोज से ऐसे एटीपी लिख देते और ये बन जाता। तो ये चैप्टर लिखने की जरूरत ही नहीं पड़ती, पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ती। लेकिन इस चैप्टर में बच्चे पूरा का पूरा सिर्फ यही दिया है कि ये ग्लूकोज से एटीपी बनता कैसे। जितना आसान आपको लगता है ना कि आपने खाया और आपको एनर्जी मिल गई, ये उतना आसान एक्चुअली है नहीं। ठीक है, तो इस पूरे चैप्टर में हमको यही पढ़ना है। एंड बच्चे, एटीपी में क्यों बदलते हैं हम ग्लूकोज को? इसलिए कि अगर हमारी बॉडी में ग्लूकोज ही ग्लूकोज घूमेगा तो उससे होगा नुकसान बॉडी को। हमको अगर वो एटीपी मिलेगा तब जाके हमको उससे फायदा होगा। जैसे अगर मान लीजिए आप एक एटीएम कार्ड लेकर के घूम रहे हैं, क्या उस एटीएम कार्ड से आप कुछ खरीद पाएंगे? कुछ खरीद पाएंगे? जाएंगे दिखाएंगे एटीएम कार्ड, जाएंगे दिखाएंगे एटीएम कार्ड, नहीं। ठीक है। या फिर मान लीजिए आप पासबुक लेकर के घूम रहे हैं, आप उस पासबुक से कुछ नहीं खरीद पाएंगे, चाहे आपके पास कितना ही उसमें बैंक बैलेंस क्यों ना। पासबुक दिखाने से मिल जाएगा क्या मोमो? नहीं मिलेगा। आपको क्या चाहिए? पैसा, पैसा। तो आपको चाहिए भाई जो ग्लूकोज है आपकी बॉडी में वो कन्वर्ट हो जाए एटीपी में और आप उस एनर्जी का यूज कर पाएंगे, ना कि ग्लूकोज का। ठीक है, तो हम पूरा ग्लूकोज को एनर्जी में कन्वर्ट करने वाले हैं इस चैप्टर में। ओके। एंड इस चैप्टर का वेटेज कितना है? इस चैप्टर का वेटेज बच्चों देखिए, प्लांट फिजियोलॉजी जो है, प्लांट फिजियोलॉजी, इससे आते हैं कितने कितने क्वेश्चन? 10 से 11 क्वेश्चन। 10 से 11 क्वेश्चन, कभी 9 से 10 देता है, कभी 10 से 11 क्वेश्चन। इस बार 2022 में था 10 से 11 क्वेश्चन। ठीक है, तो 10 से 11 क्वेश्चन में इट इज नॉट क्लियर बाय द एनटीए। यस, 10 से 11 क्वेश्चन इस चैप्टर से नहीं, इस चैप्टर से नहीं, पूरे प्लांट फिजियोलॉजी से। बट एनटीए वालों की तरफ से ये क्लियर नहीं होता बच्चे कि किस चैप्टर से कितना क्वेश्चन आएगा। तो फिर भी एक स्टडी के थ्रू जैसे देखा गया है कि इससे 2 से 3 क्वेश्चन आ जाते हैं, इससे 2 से 3 क्वेश्चन आ जाते हैं, 2 क्वेश्चन तो आ ही जाते हैं। ठीक है, तो पूरा इसमें हमको बहुत सारा साइकिल वगैरह पढ़ना है बच्चे, बहुत सारा साइकिल वगैरह पढ़ना है। तो चलिए पढ़ते हैं। क्या सीखेंगे हम? कितना ज्ञान मिलेगा हमको? ओके, कितना ज्ञान मिलेगा हमको? देखिए, इस चैप्टर में हम पढ़ेंगे रेस्पिरेशन और इसके टाइप्स के बारे में, जो हम पहले से जानते हैं, थोड़ा सा नॉलेज ज्यादा ऐड करेंगे। ग्लाइकोलिसिस पढ़ेंगे, मतलब कि जो ग्लूकोज का बड़ा सा लड्डू है उसको 2 लड्डू में तोड़ेंगे। ठीक है, मन का लड्डू फूटा तो ग्लूकोज का लड्डू फूटेगा ग्लाइकोलाइसिस में। फिर हम पढ़ेंगे फर्मेंटेशन पढ़ेंगे, जिसमें ये लड्डू फूटकर एटीपी बहुत कम बनता है। देन हम टीसीए साइकिल, ईटीएस साइकिल, ये सारे साइकिल पढ़ेंगे। जैसे पिछले
मतलब पिछले चैप्टर में हमने बहुत सारा साइकिल पढ़ा था कहानियों के थ्रू, मजेदार जोक्स के थ्रू। तो वैसे ही हम मजेदार जोक्स और कहानियों के थ्रू ये सारे साइकिल्स पढ़ेंगे बच्चे। एंड देन हम ये निकालेंगे, बैलेंस शीट निकालेंगे कि भाई इतना जो हमने मेहनत किया है याद करने में, इतनी जो हमने एटीपी लगाई है, हमको एटीपी एक्चुअली मिली कितनी। तो बच्चे हम एटीपी का इसमें देखेंगे कि भाई क्या एटीपी मिला। एम्फिबॉलिक पाथवे दिया है, देन रेस्पिरेटरी कोट दिया है, तो क्वोशंट दिया है। तो बच्चे ये चैप्टर बहुत छोटा सा है, तो हम इस चैप्टर को विद इन दिस वीक कंप्लीट करने वाले हैं। इस चैप्टर को विद इन दिस वीक कंप्लीट करने वाले हैं। आपने थोड़ा साथ दिया तो जल्दी जल्दी हम कंप्लीट करेंगे इस चैप्टर को। ओके बच्चों, चलो। रेस्पायरेशन या रेस्पिरेशन, इसको पढ़ने से पहले बच्चे मैं चाहती हूं कि आप थोड़ा इनहेल करें मेरे साथ, ठीक है? थोड़ा इनहेल करें कि आपको ये चैप्टर जल्दी याद हो जाए। हर सांस में ये बोलें कि मुझे ये चैप्टर जल्दी याद हो जाएगा, ये चैप्टर बहुत इजी है, ठीक है? इनहेल देन एक्सहेल। सारे बच्चे कर रहे हैं इनहेल एक्सहेल, इनहेल एक्सहेल, सारे बच्चे कर रहे हैं। देखिए, जब आप इनहेल किए और एक्सहेल किए, ठीक है, अभी आपने इनहेल एक्सहेल किया और यहां लिखा है बच्चे रेस्पायरेशन, तो मुझे कोई बच्चा ये बताएगा कि जो अभी आपने किया और यहां जो रेस्पिरेशन लिखा है इसमें क्या डिफरेंस है? कोई बच्चा? जो अभी मैंने आपसे करवाया और हमेशा करवाती हूँ, इनहेल एक्सहेल, यस दैट इज ब्रीदिंग। हाँ, हमने ब्रीदिंग किया और इस ब्रीदिंग में बच्चे हमने क्या किया, इस ब्रीदिंग में हमने क्या किया बच्चे, ऑक्सीजन को लिया, ऑक्सीजन को एंटर किया, एटमॉस्फेयर से अपनी बॉडी में ऑक्सीजन को लिया। अब रेस्पायरेशन में हम क्या करेंगे, इसी ऑक्सीजन को ग्लूकोज में मिला करके हम क्या करेंगे बच्चे, एटीपी बनाएंगे। रेस्पायरेशन इज फॉर्मेशन ऑफ एटीपी। देखो, ब्रीदिंग एक रेस्पायरेशन का एक स्टेज हो सकता है कि हाँ, बिना ऑक्सीजन लिए एटीपी नहीं जनरेट होगी, तो इसलिए हमको ब्रीदिंग करना जरूरी, इसलिए हम रेस्पिरेशन में ब्रीदिंग भी पढ़ते हैं कि ऑक्सीजन लेना जरूरी है हमको। बट ब्रीदिंग इज नॉट द रेस्पिरेशन। रेस्पिरेशन इज बच्चों ऑक्सीडेशन ऑफ फूड। रेस्पिरेशन इज ऑक्सीडेशन ऑफ फूड, मतलब कि जो भी न्यूट्रिएंट आपने खाया है, जो आपके ब्लड में न्यूट्रिएंट गया है, वो जब ऑक्सीजन के साथ मिल जाएगा तो बनेगी क्या, एटीपी बनेगी। क्या, एटीपी। एटीपी मीन्स एनर्जी। नाउ ये जो आप पढ़ रहे हैं, ये देख रहे हैं ना स्क्रीन पे, बड़ा सा जो डेफिनेशन है, इससे मैं अभी आपको बहुत सारे क्वेश्चन बताऊंगी कि क्या क्वेश्चन आते हैं। Respiration is defined as conversion of chemical bond energy of various organic molecule into energy of usable form within living cell। ये 3 पॉइंट जिनको मैंने अंडरलाइन किया इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है? इसमें क्या बोल रहा है कि केमिकल बॉन्ड कन्वर्ट होता है, मतलब केमिकल बॉन्ड जो है वो टूटते हैं। किसके बीच बॉन्ड बने थे? देखो, हमने कार्बन कितना लिया था, 6। ग्लूकोज में कितने कार्बन होते हैं, 6 कार्बन होते हैं। यहाँ पे ये जो 6 कार्बन के बीच में जो बॉन्ड है, ये बच्चे टूट जाएगा। ये क्या हो जाएगा, टूट जाएगा, ठीक है? ये ऐसे बीच में से टूट जाएगा कार्बन का बॉन्ड। इज दिस क्लियर? तो केमिकल बॉन्ड से क्वेश्चन आता है कि कौन सा बॉन्ड टूटता है, कार्बन और कार्बन के बीच का बॉन्ड टूट जाता है। नाउ दूसरा क्वेश्चन कि यहाँ पे हम ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल का यूज करते हैं और उससे एनर्जी बनाते हैं, ठीक है? हम क्या करते हैं, ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल का यूज करते हैं और उससे एनर्जी बनाते हैं। तो इसका मतलब समझ में आया कि रेस्पिरेशन में सिर्फ ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल ही यूज होंगे, इनऑर्गेनिक मॉलिक्यूल यूज नहीं होंगे। ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल किसको बोलते हैं, जिनमें कार्बन होते हैं, ठीक है, जिनमें कार्बन या फिर कार्बन की चेन होती है, कार्बन की चेन होती है। तो ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल मतलब सारे के सारे बायोमॉलिक्यूल आपके जो आपने पढ़े हैं। बायोमॉलिक्यूल में क्या पढ़ा था, क्या पढ़ा था, प्रोटीन है ना, कार्ब्स, कार्बोहाइड्रेट एंड लिपिड्स, ये सारे बच्चे क्या हैं आपके ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल। ये टूटेंगे तो आपको एनर्जी मिलेगी। तो अभी तक आपको अगर ये पता था कि सिर्फ और सिर्फ ग्लूकोज के टूटने पे एनर्जी मिलती है, तो यू आर रॉन्ग।
जब हम ग्लूकोज नहीं लेते हैं, अच्छा ये बताइए कि जो लोग ग्लूकोज बिल्कुल नहीं लेते हैं, ठीक है, ग्लूकोज बिल्कुल लेते ही नहीं है, मीठा नहीं लेते हैं, तो क्या उनको एनर्जी नहीं मिलती? मिलती है ना, मिलती है एनर्जी। किससे मिलती है उनको? प्रोटीन डाइट से मिलती है, लिपिड से मिलती है। ओके, जैसे कुछ लोग कीटो डाइट पे होते हैं, कीटो डाइट, आई एम ऑन कीटो डाइट टू लूज माई वेट, ठीक है, ऐसा बोलते हैं ना कि मैं कीटो डाइट पे हूं और मैं अपना वजन कम कर रहा हूं। कीटो डाइट का मतलब है कि वो पूरा का पूरा सिर्फ प्रोटीन खाते हैं हमेशा, तो वो तो कार्बोहाइड्रेट नहीं खा रहे हैं, तो इसका मतलब क्या, उनको एनर्जी नहीं मिल रही है? मिल रही है एनर्जी, वो प्रोटीन से टूटकर एनर्जी मिल रही है, लिपिड से टूटकर एनर्जी मिल रही है, मतलब फैट से टूटकर एनर्जी मिल रही है। एंड आपको ये पता है ना कि फैट इज द बैंक ऑफ एनर्जी, फैट इज द बैंक ऑफ एनर्जी, ठीक है। कार्बोहाइड्रेट तो हमेशा तैयार होता है एनर्जी देने के लिए, लेकिन जब कार्बोहाइड्रेट नहीं है, आपने फास्टिंग वगैरह कर रखी है, कार्बोहाइड्रेट आप नहीं ले रहे हैं, तो आपकी बॉडी में जो फैट है उससे एनर्जी निकलता है, उससे एटीपी बनता है, और दिन भर आप तरोताजा महसूस करते हैं व्रत करने के बावजूद। इज दिस क्लियर? ठीक है, समझ में आ गया? तो बच्चे, ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल से क्वेश्चन आएगा आपका कि क्या सिर्फ ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल का यूज होता है? यस, ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल से ही बनते हैं। इनऑर्गेनिक मॉलिक्यूल अगर लिखा है तो आप उसको क्रॉस करेंगे। ओके, एंड क्या विटामिन मिनरल से बनते हैं एनर्जी? नहीं, विटामिन मिनरल से कभी एटीपी बनता है? नहीं बनता है। तो आप अगर बहुत सारा मल्टीविटामिन खा रहे हैं और आप सोच रहे हैं कि मुझे एनर्जी मिल जाएगी, तो नहीं मिलेगी। समझ गए? हाँ, उससे आपको डेफिशिएंसी नहीं होगी किसी चीज की, बट आपको एनर्जी मिलने में मदद नहीं होगी ना। ये क्या बोल रहा है फिर? लिविंग सेल के अंदर होता है, ये जो एनर्जी बनती है लिविंग सेल के अंदर बन रही है। तो इसका मतलब कि जो रेस्पिरेशन है वो कैसा है बच्चे? सेलुलर है। रेस्पिरेशन इज सेलुलर। आप समझ रहे हैं कि एक छोटी सी लाइन से कितना क्वेश्चन बन गया? तो बच्चे, एनसीईआरटी में ऐसा ही होता है, एक छोटी सी लाइन जो आपको लगता है कि बस 2 मिनट और खत्म, लेकिन वो आपका 15 से 20 मिनट का टॉपिक होता है, ठीक है ना। द कंपाउंड दैट आर ऑक्सीडाइज ड्यूरिंग दिस प्रोसेस, इस प्रोसेस में जो कंपाउंड ऑक्सीडाइज होगा उसको हम क्या बोलते हैं? रेस्पिरेटरी सबस्ट्रेट। रेस्पिरेटरी सबस्ट्रेट मतलब जैसे हमको रेस्पिरेशन करना है, मतलब हमको एटीपी बनानी। इस पूरे चैप्टर में बच्चे याद रखना, इस पूरे के पूरे चैप्टर में हम क्या बनाएंगे? पूरा फोकस हमारा किस पे है? एटीपी पे, एनर्जी बनाने पे। एटीपी मीन्स एनर्जी बनाने पे फोकस है। ओके, इस एटीपी बनाने के लिए हम जिस सब्सटेंस का यूज करेंगे, जिस सब्सटेंस का यूज करेंगे उसको क्या बोलते हैं? रेस्पिरेटरी सब्सटेंस। उस सबस्ट्रेट में ऑक्सीजन नहीं आएगा, ऑक्सीजन हम ब्रीदिंग के थ्रू ले रहे हैं, दिस इज अ गैस, ठीक है। तो इसमें ये नहीं आएगा। कौन सा सब्सटेंस हम यूज कर रहे हैं जिसको ऑक्सीडाइज कर रहे हैं? दैट इज, मान लो ग्लूकोज ले रहे हैं, तो ग्लूकोज इज द रेस्पिरेटरी सबस्ट्रेट। इसी को हम क्या कर रहे हैं? ऑक्सीडाइज कर रहे हैं। ऑक्सीडाइज मतलब ऑक्सीजन ऐड कर रहे हैं इसमें। इज दिस क्लियर? अगर मान लीजिए ग्लूकोज ले रहे हैं और लिपिड ले रहे हैं, ठीक है, ग्लूकोज और लिपिड ले रहे हैं, तो इसको हम क्या बोलते हैं बच्चे? फ्लोटिंग, फ्लोटिंग रेस्पिरेशन, फ्लोटिंग रेस्पिरेशन। अगर हम रेस्पिरेटरी सब्सटेंस में सबस्ट्रेट में ग्लूकोज लेते हैं या लिपिड लेते हैं, तो हम उसको क्या बोलते हैं? फ्लोटिंग रेस्पिरेशन। क्यों बोलते हैं फ्लोटिंग रेस्पिरेशन? इसलिए क्योंकि जो ग्लूकोज है, लिपिड है, ये आपके बॉडी के स्ट्रक्चर को डिजाइन नहीं करता। दिस इज यूज्ड इन डिजाइनिंग ऑफ योर बॉडी, ठीक है। ये सिर्फ और सिर्फ क्या काम करते हैं? ये बच्चे आपको एटीपी देने का ही काम करते हैं। मेनली इनका फंक्शन है कि आपको एनर्जी प्रोवाइड की जाए, ठीक है। बॉडी का स्ट्रक्चर नहीं बनाएंगे। अब आप बोलेंगे कि ग्लूकोज लिपिड तो प्लाज्मा मेम्ब्रेन में होते हैं, हाँ हैं, लेकिन कंप्लीट बॉडी स्ट्रक्चर फॉर्मेशन में इसका रोल नहीं है। ये मेन आपका इसके लिए, ये जो न्यूट्रिएंट है ये आपको क्या दे रहे हैं? एनर्जी दे रहे हैं। तो फ्लोटिंग रेस्पिरेशन याद रखिएगा। नाउ द स्पेसिफिक ऑर्गेनली, जो मेन स्पेसिफिक ऑर्गेनली है सेल के अंदर जिसका हम यूज करते हैं रेस्पिरेशन में, दैट इज माइटोकॉन्ड्रिया। देखो यहाँ पे क्वेश्चन क्या लिखा है, क्वेश्चन नहीं मतलब स्टेटमेंट क्या लिखा है? स्पेसिफिक ऑर्गेनली, सेल के अंदर। तो सेल के अंदर तो भाई जो रेस्पिरेशन होता है वो साइटोप्लाज्म प्लस माइटोकॉन्ड्रिया दोनों में होता है। पहले साइटोप्लाज्म में होता है, देन फिर माइटोकॉन्ड्रिया में होता है, ठीक है। ये होगा आंसर। लेकिन मान लीजिए आपको यहाँ पे स्टेटमेंट लिखा है कि ऑर्गेनली, तो साइटोप्लाज्म इज ऑर्गेनली,
इज साइटोप्लाज्म इज ऑर्गेनली? बताओ, क्या वो है, कोई ऑर्गेनली है साइटोप्लाज्म, है ना? तो यहाँ पे क्या है बच्चे, माइटोकॉन्ड्रिया। माइटोकॉन्ड्रिया में मेन काम होता है और साइटोप्लाज्म में तो होता ही है। तो बच्चे आपको एक एक लाइन ध्यान से पढ़नी है। फ्लोटिंग रेस्पिरेशन बच्चे वो रेस्पिरेशन है जिसमें हम रेस्पिरेटरी सबस्ट्रेट हम ग्लूकोज या लिपिड यूज कर रहे हैं, ग्लूकोज या लिपिड यूज कर रहे हैं। रेस्पिरेटरी सबस्ट्रेट आप समझ गए, जिस चीज को हम ऑक्सीडाइज करेंगे, जिस चीज को हम ऑक्सीजन के साथ मिलाएंगे और एनर्जी बनाएंगे, ठीक है? ओके, नाउ रेस्पिरेशन क्या कैसा प्रोसेस है, सेलुलर प्रोसेस है, सेल के अंदर होता है। ओके, ये कैटाबॉलिक प्रोसेस है क्या? एक्चुअली नो, ठीक है, ये लिखा हुआ है कई जगह कैटाबॉलिक प्रोसेस है, लेकिन आप आगे देखेंगे कर्ब साइकिल वगैरह के आसपास कि एनाबॉलिक प्रोसेस भी होता है ये। तो दोनों प्रोसेसेस होते हैं, लेकिन कई जगह लिखा है कैटाबॉलिक प्रोसेसेस, फिर लिखा है मेटाबॉलिक प्रोसेस, यस, क्योंकि इसमें कैटा एना दोनों होता है, ठीक है, कैटा एंड एना दोनों होता है। रेस्पिरेशन इज स्ट्रिक्टली नॉट कैटाबॉलिक। एक्सोथर्मिक प्रोसेस, यस इट इज एक्सोथर्मिक प्रोसेस, क्योंकि इससे हीट निकलती है, जो एनर्जी है वो रिलीज हो रही है। ऑक्सीडेटिव प्रोसेस, ये बच्चे याद रखना है कि रेस्पिरेशन इज ऑक्सीडेटिव प्रोसेस, इसमें आप ऑक्सीजन ऐड कर रहे हैं, ऑक्सीडेटिव प्रोसेस नॉट द रिडक्टिव प्रोसेस, ठीक है? कि एक क्वेश्चन में आया था रेस्पिरेशन इज रिडक्टिव प्रोसेस एंड रिलीज एनर्जी, बच्चे सही करके आ गए। रिलीज एनर्जी देखा नहीं कि बस बच्चे सही करके आ गए, इट इज ऑक्सीडेटिव प्रोसेस। नाउ रेस्पिरेशन अकर इन ऑल टाइप्स ऑफ सेल, क्या हर तरह के सेल में होता है? यस, आइदर इट इज प्रोकैरियोटिक आइदर इट इज यूकैरियोटिक। बिना इसके काम नहीं चलेगा, बिना एनर्जी के भाई काम कैसे करेंगे? तो चाहे वो प्रोकैरियोटिक सेल है, यूकैरियोटिक सेल है, प्लांट सेल है, एनिमल सेल है, बैक्टीरिया का सेल है, किसी का भी सेल है, इट इज यूनिवर्सल, इट इज यूनिवर्सल, हर कोई करेगा रेस्पिरेशन, ठीक है? रेस्पिरेटरी सबस्ट्रेट कैसा होना चाहिए? ऑर्गेनिक होना चाहिए, इनऑर्गेनिक से हमको एटीपी नहीं मिलेगा, ऑर्गेनिक होना चाहिए, तभी तो हम कार्बन के बॉन्ड तोड़ेंगे, ठीक है? ऑर्गेनिक होना चाहिए। एंड एक और क्राइटेरिया उनमें होनी चाहिए कि दे कैन एंटर इन ग्लाइकोलाइसिस पाथवे, वो ग्लाइकोलाइसिस पाथवे में एंटर होने के लायक होना चाहिए। अभी हम पढ़ेंगे ग्लाइकोलाइसिस पाथवे, उसमें एंटर होने लायक होने चाहिए। इसका मतलब ये है बच्चे कि उसके पास वो सारे एंजाइम्स होने चाहिए जिससे वो ग्लाइकोलाइसिस पाथवे में अपना ब्रेकडाउन करा सके और एटीपी में कन्वर्ट हो सके। दिस लाइन इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। मुझे बताइए ये लाइन क्लियर हुई आपको कि जो रेस्पिरेटरी सबस्ट्रेट, जो भी सामान हम यूज करेंगे एटीपी बनाने के लिए, वो ऑर्गेनिक ही होना चाहिए, ठीक है? गुड। फाइनल प्रोडक्ट रेस्पिरेशन का क्या है बच्चे? फाइनल प्रोडक्ट रेस्पिरेशन का क्या होता है? CO2 एंड H2O, ठीक है? नाउ सेलुलर रेस्पिरेशन, सेलुलर रेस्पिरेशन में हमने क्या मेन यूज किया? ग्लूकोज यूज करते हैं हम, ऐसे हम प्रोटीन लिपिड कुछ भी यूज कर सकते हैं, ग्लूकोज यूज करते हैं। होता कहाँ है सेलुलर रेस्पिरेशन? साइटोप्लाज्म एंड माइटोकॉन्ड्रिया में। अगर ऑर्गेनेलीज का नाम दिया है तो आपको माइटोकॉन्ड्रिया टिक करना है, याद रखिएगा। एनर्जी किस फॉर्म में निकलती है? एटीपी के फॉर्म में एंड NADPH के फॉर्म में निकलती है, NADP के फॉर्म में। नाउ हाँ, अगर मान लीजिए लिपिड की जगह हमने प्रोटीन को ले लिया, प्रोटीन इज ऑक्सीडाइज इन रेस्पिरेशन, तो इस रेस्पिरेशन को क्या बोलते हैं बच्चे? प्रोटोप्लाज्मिक रेस्पिरेशन। इस रेस्पिरेशन को हम क्या बोलते हैं? प्रोटोप्लाज्मिक रेस्पिरेशन। इस रेस्पिरेशन को क्या बोलते हैं? प्रोटोप्लाज्मिक रेस्पिरेशन, ठीक है? और जब हम लिपिड या कार्बोहाइड्रेट्स को यूज करते हैं, देन लिपिड और कार्ब्स को यूज करते हैं या दोनों को यूज करते हैं, तो वो रेस्पिरेशन कौन सा होता है? फ्लोटिंग रेस्पिरेशन। याद रहेगा, प्रोटीन यूज करे तो प्रोटोप्लाज्मिक, लिपिड यूज करे तो फ्लोटिंग। नाउ व्हाई प्लांट्स डोंट हैव इवॉल्व रेस्पिरेटरी सिस्टम लाइक एनिमल्स? प्लांट्स के पास लंग्स क्यों नहीं है? प्लांट्स के पास हमारे जैसे रेस्पिरेटरी सिस्टम क्यों नहीं है? क्यों ऐसे ही उनको छोड़ दिया? बताइए, क्यों छोड़ दिया ऐसे? क्या वो खुश है?
गुड। क्यों नहीं, दुखी नहीं है, वो खुश है, वो खुश है। इसलिए बच्चे ये तीनों लाइन आप बहुत ध्यान से सुनिएगा, क्योंकि इस पे मैं आगे क्वेश्चन पूछने वाली हूँ। इसलिए खुश है क्योंकि ईच एंड एवरी प्लांट पार्ट टेक केयर ऑफ इट्स ओन गैस एक्सचेंज नीड। वो अपना अपना काम खुद देख ले रहे हैं, एक एक पार्ट जो है ना वो अपने आप उनकी गैसेस एक्सचेंज नीड को देख ले रहे हैं कि हाँ भाई हम कर लेंगे, ठीक है। और जहां पे ऑक्सीजन मान लो नहीं भी पहुंच पा रही है, तो वहां पे पहुंच जा रही है थ्रू द डिफ्यूजन। ओके, एक प्लांट से दूसरे पार्ट में, एक प्लांट पार्ट से दूसरे प्लांट पार्ट में आराम से पहुंच जा रही है शॉर्ट डिस्टेंस में थ्रू द डिफ्यूजन। लॉन्ग डिस्टेंस में इसकी जरूरत होती नहीं है, ठीक है। वेरी लिटिल ट्रांसपोर्ट ऑफ गैसेस फ्रॉम वन प्लांट पार्ट टू अनदर इज ड्यू टू डिफ्यूजन। एंड सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट कि प्लांट को इतनी ज्यादा जरूरत ही नहीं गैस एक्सचेंज करने की। हम इतनी ज्यादा गैस एक्सचेंज क्यों करते हैं, इतना ज्यादा ऑक्सीजन हमको क्यों चाहिए? इसलिए चाहिए, एनसीईआरटी पढ़ना है ना, एनसीईआरटी पढ़ना है, सुबह उठ के एक्सरसाइज करनी है, दौड़ना है, भागना है, मस्तियां करनी है, शादी में नाचना है हमें। प्लांट्स को कुछ नहीं करना, प्लांट्स को एक जगह खड़े होकर अपनी पत्तियां भी नहीं हिलानी है। वो हवा आएगा, हवा के झोंके से वो हिल जाएगा। प्लांट को चुपचाप खड़े रहना है। प्लांट को इतनी एनर्जी नहीं चाहिए, और प्लांट का जो रिक्वायरमेंट है वो कम है। प्लांट की बॉडी भी इतनी कॉम्प्लेक्स नहीं है, ठीक है। समझ गए? इज दिस क्लियर? इज दिस क्लियर? हाँ, अपने आप करती है, तुमको देख के, तुमको देख के करती है। चल, अब हम पढ़ते हैं। हाँ, इट्स लीना, इट्स लीना। आज आप बहुत दिन के बाद आई हैं लीना। तो लीना मैं बता दूं, ये आपने एक चैप्टर आपने मतलब खा लिया, एक चैप्टर आपने खा लिया। वो चैप्टर बहुत इंपॉर्टेंट था, एंड वो चैप्टर आप पूरा चैप्टर आप देखेंगी यूट्यूब में। आपके पास लिंक है मेरे क्लास का, यूट्यूब वीडियो का, आप देखेंगी, ठीक है। एकदम देखना है आपको लेक्चर, तभी आपको रेस्पिरेशन और अच्छे से समझ में आएगा बच्चे, क्योंकि आपसे उम्मीदें हैं हमको, ठीक है। यू आर गुड स्टूडेंट। तो उसके बाद का चैप्टर चल रहा है हमारा। चलो, अब हम पढ़ेंगे बच्चे शटल सिस्टम। कोई बात नहीं आकृति, कोई बात नहीं। अब हम पढ़ेंगे शटल सिस्टम। शटल सिस्टम बच्चे क्या होता है? ये वो सिस्टम है जो बताता है कि जो ग्लूकोज है, जो ग्लूकोज है वो माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर कैसे जाएगा, कैसे कैसे, ठीक है, कैसे जाएगा। जैसे मान लीजिए कि ये पूरा माइटोकॉन्ड्रिया है ना, ये माइटोकॉन्ड्रिया है। इस माइटोकॉन्ड्रिया में, ठीक है, ये इट इज लाइक अ पार्क, इट इज लाइक अ पार्क, ठीक है। तो इस पार्क में आप कूद के जाएंगे कि इस पार्क में आप लाइन लगा के जाएंगे? दो तरीके से आप जा सकते हैं, कूद के जा सकते हैं या लाइन में खड़े होके बहुत देर इंतजार करने के बाद जाएंगे, ठीक है। तो वैसे ही बच्चे ग्लूकोज दो तरीके से माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर जाता है। एक होता है मेलेट एस्पार्टेट, मेलेट एस्पार्टेट सिस्टम, ठीक है। और दूसरा होता है ग्लिसरल डिहाइड 3 फॉस्फेट, ग्लिसरल डिहाइड 3 फॉस्फेट। अब मैम ये क्या है? देखो बच्चे, इस टॉपिक में आपको ज्यादा नहीं समझना है, सिर्फ एक चीज मैं समझाने के लिए आपको ये टॉपिक समझा रही हूं कि आप जब इसके बारे में पढ़ोगे कि ग्लूकोज ब्रेक डाउन होकर के कितना एटीपी बनाता है, तो कहीं पर आंसर लिखा होगा 36 एटीपी और कहीं आंसर लिखा होगा 38 एटीपी, ठीक है। तो आप बहुत ज्यादा कंफ्यूज होंगे और फिर आकर के मेरा सर खाएंगे कि मैम 36 एटीपी लिखा है, कोई बोलेगा मैम 38 एटीपी लिखा है। तो वही मैं आपको बता देना चाहती हूँ कि ग्लूकोज अगर मैलेट एस्पार्टेट, ठीक है, मैलेट एस्पार्टेट के थ्रू जाता है, मैलेट एस्पार्टेट चैनल के थ्रू जाता है, तो कितना एटीपी बनाएगा? 38 एटीपी बनेगा, ठीक है। अगर ये इस रास्ते से जाता है, मैलेट एस्पार्टेट रास्ते से जाता है, तो कितना एटीपी बनाएगा? 38 एटीपी बनाएगा। अगर ये ग्लिसरल डिहाइड 3 फॉस्फेट वाले चैनल के थ्रू जाता है, तो ये कितना एटीपी बनाएगा? 36 एटीपी बनाएगा। बस आपको
अब ये समझ जाना चाहिए, कहीं भी लिखा है कि 36 एटीपी बना है तो समझ जाइए कि ग्लूकोज ने वो वाला रास्ता चुना, ग्लिसरॉल्डिहाइड 3 फॉस्फेट। और कहीं लिखा है कि मैलेट एस्पार्टेट मतलब 38 एटीपी बना, तो मतलब समझ जाइएगा कि मैलेट एस्पार्टेट वाला रास्ता चुना गया है। इज दिस क्लियर? ठीक है, तो बच्चे ये आपको याद रखना है। अब जब आप इसको आगे पढ़ेंगे ना तो आपको चीजें और अच्छे से क्लियर होंगी कि नेहा मैम ने आपको सटल सिस्टम क्यों समझाया। ओके, तो मतलब यही है बच्चे कि अगर मान लीजिए यहाँ पे लड्डू बट रहे हैं, माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर लड्डू बट रहे हैं, तो अगर आप कूद के जा रहे हैं, अगर आप कूद के जा रहे हैं तो आपको ज्यादा लड्डू मिल रहा है, जल्दी मिल जा रहा है। अगर आप लाइन लगा के खड़े हैं, बहुत ज्यादा देर वेट कर रहे हैं, तो आपको थोड़ा कम लड्डू मिला। समझ गए? वैसा ही है, दो रास्ते से, दो तरीके से जाएंगे, दो तरह का लड्डू मिलेगा आपको। चलो, अगेन क्वेश्चन टाइम। आज के सेशन में मैं बहुत सारा क्वेश्चन करा रही हूँ, तो बुरा तो नहीं लग रहा मैम इतना क्वेश्चन करा रही हैं? क्यों बच्चे? क्योंकि ये टॉपिक है आसान, आप करेंगे इसको इग्नोर। तो मैं बता देना चाहती हूँ कि इससे कितने क्वेश्चन आते हैं और किस तरह के क्वेश्चन बनते हैं। ठीक है, तो हम करेंगे बहुत सारा क्वेश्चन। हाँ, इज ऑल सेल्स ऑफ प्लांट्स आर ऑटोट्रॉफिक? क्या प्लांट के जितने सेल्स हैं सभी ऑटोट्रॉफिक होते हैं? सब अपना अपना खाना बनाते हैं? नहीं नहीं नहीं, सारे प्लांट के पार्ट ऑटोट्रॉफिक नहीं होते बच्चे। एक जगह ऐसी है जहां पे लाइट नहीं मिलती, और जब मिलेगी नहीं लाइट, जलेगा नहीं कैंडल, तो खाना बनेगा कैसे? जब चूल्हा जलेगा ही नहीं तो खाना बनेगा कैसे? बताओ, सिलेंडर खत्म हो जाती है तो मम्मी क्या खाना बना पाती है? चूल्हा नहीं जलता। तो वैसे ही प्लांट का जहां पे सनलाइट नहीं मिल रही है वहां पे खाना बनेगा कैसे? रूट इज नॉट, रूट इज हेटेरोट्रॉफिक, रूट इज हेटेरोट्रॉफिक। ठीक है, ये आपके एनसीईआरटी में बताया गया है। इसलिए बच्चे, क्या कोयला जला लोगे? तो लाइट की ही तो बात है ना, बात वही है, बात है आग की। ठीक है, इज रेस्पिरेशन कॉमन फॉर ऑल टाइप्स ऑफ सेल्स? क्या रेस्पिरेशन सारे टाइप ऑफ सेल के लिए कॉमन है? हाँ, अभी मैंने बताया था ना कि चाहे प्रोकैरियोटिक हो, चाहे यूकैरियोटिक हो, चाहे प्लांट हो, एनिमल हो, बैक्टीरिया हो, सब में होगा रेस्पिरेशन। इट इज यूनिवर्सल। लेवल एट विच एनर्जी इज सिंथेसाइज्ड? किस लेवल पे एनर्जी सिंथेसाइज होती है? टिश्यू लेवल पे, ऑर्गन लेवल पे, सेल लेवल पे, किस लेवल? एनर्जी किस लेवल? वेरी गुड नीलम, दैट इज सेलुलर लेवल, सेलुलर लेवल पे। ठीक है, सेलुलर रेस्पिरेशन अकर इन, सेलुलर रेस्पिरेशन कहां होता है बच्चे? कहां होता है सेलुलर रेस्पिरेशन? कहां पे हो रहा है? माइटोकॉन्ड्रिया में हो रहा है। और अगर दो ब्लैंक होंगे तो साइटोप्लाज्म प्लस माइटोकॉन्ड्रिया, साइटोप्लाज्म प्लस माइटोकॉन्ड्रिया। ठीक है, नाउ रेस्पिरेटरी सबस्ट्रेट शुड बी, रेस्पिरेटरी सबस्ट्रेट को कैसा होना चाहिए? क्या क्राइटेरिया था रेस्पिरेटरी सबस्ट्रेट का? जो हम चीज यूज करेंगे, हाँ, वो ऑर्गेनिक होना चाहिए, एंड इट शुड बी ऑर्गेनिक एंड कैन एंटर, कैन एंटर इन ग्लाइकोलाइसिस पाथवे, ग्लाइकोलाइसिस पाथवे में जाने के लायक होना चाहिए। ठीक है, फ्लोटिंग रेस्पिरेशन, फ्लोटिंग रेस्पिरेशन बच्चे किसको बोल रहे हैं हम? जहां पे हाँ लिपिड या कार्ब्स का हमने यूज किया, लिपिड एंड कार्ब्स का अगर हम यूज करते हैं रेस्पिरेशन के लिए तो फ्लोटिंग रेस्पिरेशन बोलते हैं। एंड प्रोटोप्लाज्मिक किसको बोलते हैं? प्रोटोप्लाज्मिक, प्रोटोप्लाज्मिक रेस्पिरेशन किसको बोलते हैं बच्चे? जहां पे हम प्रोटीन का यूज करते हैं एनर्जी के लिए। प्रोटीन से हम एटीपी यहाँ पे इससे बना रहे हैं, यहाँ पे प्रोटीन से एटीपी बना रहे हैं। ठीक है, ये कब होता है? जब डिजीज वगैरह होती है ना, तो यहाँ पे प्रोटीन जो है हमारा उसी से एनर्जी बनने लगती है। चलो नेक्स्ट। हाँ,
रेस्पिरेटरी पार्ट ऑफ प्लांट्स, देखो प्लांट्स के पास लंग्स वगैरह तो है नहीं, तो इनके पास क्या है, छोटे छोटे होल्स हैं, छोटे छोटे पोर्स हैं, जिसके थ्रू ये अपना इनटेक ऑफ गैसेस एंड एक्सहेल ऑफ गैसेस कर लेते हैं, दैट इज थ्रू स्टोमाटा एंड दैट इज थ्रू लेंटिकल्स। स्टोमाटा, स्टोमाटा क्या होते हैं, लीफ में प्रेजेंट होते हैं बच्चे, सबको पता है, इनके चारों ओर गार्ड सेल्स पाए जाते हैं, ये ओपन होते हैं, इनसे CO2 अंदर जाता है, ऑक्सीजन H2O बाहर जाता है, रात के समय में CO2 भी बाहर जाता है ना, ऑक्सीजन अंदर आता है। तो बच्चे स्टोमाटा इज यूज फॉर गैसेस एक्सचेंज। एंड अपार्ट फ्रॉम द स्टोमाटा, स्टोमाटा कहाँ है बच्चे, लीफ में है। एंड क्या हो, अगर लीफ सारी झड़ जाए, तो अगर सारी लीफ ही नहीं रहे तो क्या वो प्लांट बढ़ेगा नहीं, रेस्पायर नहीं करेगा, क्या वो जिंदा नहीं होगा, जिंदा रहेगा ना बच्चे, लेंटिकल्स के थ्रू। प्लांट्स में आप देखोगे इसमें ट्रंक्स वगैरह में, स्टेम में छोटे छोटे लेंटिकल्स होते हैं, जिससे वो आराम से रेस्पायर कर लेते हैं, एंड फिर इनमें न्यू लीव्स वगैरह ग्रो कर जाती हैं। इज दिस क्लियर? ठीक है, नाउ आगे बढ़ते हैं। टाइप्स ऑफ रेस्पायरेशन, टाइप्स ऑफ रेस्पायरेशन आप सभी ने पढ़ रखा है, टाइप्स ऑफ रेस्पायरेशन, तो इसको थोड़ा जल्दी में पढ़ेंगे। एरोबिक रेस्पिरेशन, एरोबिक रेस्पिरेशन वो रेस्पिरेशन होती है जो कि यूज ऑफ ऑक्सीजन से होती है, यहाँ पे प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन इज इंपॉर्टेंट, अगर ऑक्सीजन है तभी ये एरोबिक रेस्पिरेशन होता है, ये हम में देखा जाता है ना, प्लांट्स में, एनिमल्स में, हायर कॉम्प्लेक्स एनिमल्स में कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर रिलीज होता है, और बहुत सारा एटीपी रिलीज होता है, 36 to 38 एटीपी बच्चे रिलीज होता है। ठीक है, नाउ देखिए एरोबिक रेस्पिरेशन में बच्चे, एरोबिक रेस्पिरेशन में ये जो आप डब्बा देख रहे हैं ना, इमेजिन दैट दिस इज अ सेल, ये क्या है, सेल है, सेल में ग्लूकोज आया, बाहर से ग्लूकोज आया, अब ये ग्लूकोज टूटेगा, बड़ा सा ग्लूकोज बच्चे, ये जो बड़ा सा ग्लूकोज है, ये बड़ा सा ग्लूकोज किस में टूटेगा, दो छोटे छोटे ग्लूकोज में टूटेगा, लड्डू में टूटेगा, उस लड्डू का क्या नाम है, पायरुविक एसिड। पायरुविक एसिड किस में चला जाएगा, माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर चला जाएगा। ये जो बड़ा सा सेल है, ये जो टूटने का काम हो रहा है, कहाँ हो रहा है, साइटोप्लाज्म में हो रहा है, टूटने का काम साइटोप्लाज्म में हो रहा है। ये टूटेगा और कहाँ चला जाएगा बच्चे, माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर, माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर आएगा ऑक्सीजन, माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर आएगा ऑक्सीजन, ये दोनों मिलेंगे, पायरुविक एंड और ये जो है, ये ऑक्सीजन मिलेंगे और क्या बनेगा बच्चे, एटीपी। ठीक है, ठीक है, समझ गए, ये टूटेगा एंड देन ऑक्सीजन अंदर आएगा। ऑक्सीजन अंदर कैसे आएगा जल्दी बताइए, सेल के अंदर, माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर ऑक्सीजन कैसे अंदर आएगा, कैसे अंदर आएगा, सेल टू सेल ऑक्सीजन कैसे पहुंचता है, फटाफट बताइए, जनरल जनरल क्वेश्चन है, कौन लेके आएगा, हाँ यहाँ तो स्टोमाटा लेके आएगा, हमारी बॉडी में कौन लेके आता है, हाँ डिफ्यूजन से, हमारी बॉडी में कौन लेकर के आता है, हमारी बॉडी में कौन लेके आता है, नेसल, नेसल लेके आता है, हाँ हमारी बॉडी में आरबीसी लेके आते हैं, आरबीसी ऑक्सीजन को लेकर के आते हैं ना, लंग्स में से पकड़ पकड़ के ऑक्सीजन को लेकर के आते हैं। एंड आपको पता है आरबीसी के पास माइटोकॉन्ड्रिया नहीं होता, आरबीसी के पास, रेड ब्लड सेल के पास माइटोकॉन्ड्रिया नहीं होता, आरबीसी के पास न्यूक्लियस नहीं होता, क्यों, क्योंकि उनको 270 मिलियंस ऑफ हीमोग्लोबिन को पकड़ना होता है, और वो 270 मिलियंस ऑफ हीमोग्लोबिन बहुत सारे ऑक्सीजन को पकड़ते हैं, जो हम इनहेल करते हैं ना, उनको पकड़ के ले जाते हैं, तो उनके पास माइटोकॉन्ड्रिया नहीं होता, समझ गए। तो बच्चे ये जो आप यहाँ पे पढ़ेंगे ना, एटीपी कैसे बनता है, तो आपको हेल्प मिलेगा रेस्पिरेशन वाला चैप्टर में, ब्रीदिंग और एक्सचेंज ऑफ गैसेस जब आप पढ़ेंगे ना ह्यूमन का, उसमें भी हेल्प मिलेगा। ओके, तो हमने क्या समझा कि ग्लूकोज आएगा एंड देन ऑक्सीजन के साथ बाइंड होगा और एटीपी फॉर्म होगा। ये वाला जो है आपका जो इक्वेशन है बच्चे, आपको याद करना है, ये मैं लास्ट में आपको समझाऊंगी क्योंकि ये लास्ट वाला पार्ट है, तो आपको ये याद रखना है, मैंने मार्क कर दिया कि आपको याद कर लेना है इसको। नाउ एनारोबिक रेस्पिरेशन, एनारोबिक रेस्पिरेशन वो रेस्पिरेशन है जहां पे ऑक्सीजन की जरूरत हमें नहीं है। ठीक है, ये कौन करता है बच्चे, ईस्ट करता है, कुछ बैक्टीरियाज करते हैं। ठीक है, ये सारे लोग
करते हैं, इनको ऑक्सीजन की जरूरत नहीं है। जो सीड है, जो जर्मिनेट होने वाला है, जो एकदम अंदर है मिट्टी के अंदर, उसको भी ऑक्सीजन नहीं मिल रही है, वो भी एनारोबिक रेस्पिरेशन करता है, वो भी एनारोबिक रेस्पिरेशन करता है। और जब इसमें क्या होता है बच्चे, इथेनॉल बनता है। इसमें क्या बनता है, इथेनॉल। CO2 के साथ वाटर ना बन के इथेनॉल बनता है। CO2 कभी बनता है, कभी नहीं बनता, बट इथेनॉल जरूर बनता है। इथेनॉल इज एल्कोहल, इथेनॉल इज एल्कोहल, शराब। ठीक है, आपने वो पिए कभी, ताड़ी पिए, ताड़ी जो मीठा मीठा होता है, एंड मीठा मीठा होता है, एंड देन जब उसको धूप में रख दो ना, धूप में रख दो तो फिर वो बच्चे, हाँ बहुत मीठा होता, बहुत मीठा, धूप में रख दो तो फिर उसमें इथेनॉल बन जाता है ड्यू टू एनारोबिक रेस्पिरेशन। और यहाँ पे बहुत कम एटीपी बनती है, 2 एटीपी बनती है। हाँ, उसमें बहुत एनर्जी होती है, बहुत मीठा होता है। अच्छा चलो, इस इसका किसको किसको याद है, किस किस बच्चे को इसकी याद है भाई, पुराना याराना है इससे, पुराना क्लास 10th में देखा था, है ना, इससे बहुत क्वेश्चन आते थे। चलो, है ना, चलो देखो इसमें क्या बताया गया था बच्चे, मैं आपको 10th में देखा था ना, मैं आपको बहुत अच्छे समझाती हूँ ये वाला, और ये आपको समझना है यहाँ भी। देखिए इसमें ग्लूकोज के 6, ये पूरा जो डब्बा है ना, समझिए ये सेल है, ठीक है। ये जो ग्लूकोज के 6 मॉलिक्यूल किस में बदलते हैं, साइटोप्लाज्म में ग्लूकोज के 3 कार्बन मॉलिक्यूल में बदलते हैं, ठीक है, 3 कार्बन मॉलिक्यूल में बदलते हैं, जिसको हम बोलते हैं पायरुवेट। सेल के साइटोप्लाज्म के अंदर ग्लूकोज आता है और वो किस में बदल जाता है, पायरुवेट में। अब पायरुवेट को ना ऑक्सीजन से बहुत प्यार है, पायरुवेट को ऑक्सीजन से बहुत प्यार है, और जब ऑक्सीजन इसे मिल जाता है तो ये एनर्जेटिक हो जाता है, एनर्जी में बदल जाता है, वाटर रिलीज होता है, कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज होता है। लेकिन जब जब इसकी जिंदगी में ऑक्सीजन नहीं होता है तो ये देवदास बन जाता है। ये क्या बनाता है बच्चे, इथेनॉल। ये क्या लेना शुरू कर देता है, इथेनॉल, ठीक है, अल्कोहल, देवदास बन जाता है। तो याद रखिएगा कि पायरुवेट को जब मिलेगा ऑक्सीजन, ठीक है, पायरुवेट को मिलेगा जब ऑक्सीजन, तो वो होगा खुश, बनेगा बहुत सारा एनर्जी, 36 to 38 एटीपी बनेगा। लेकिन लेकिन हाँ, पारो इज ऑक्सीजन, पारो इज ऑक्सीजन, ठीक है। और जब इसको मिल जाएगा, जब इसको नहीं मिलेगा ऑक्सीजन, तो ये क्या करेगा, इथेनॉल, इथेनॉल बनाएगा, एंड इसकी एनर्जी क्या हो जाएगी, बहुत कम, सिर्फ 2 एटीपी। दिन भर जो इथेनॉल बनाएगा उसकी एटीपी क्या होगी, सिर्फ 2 एटीपी। और दूसरी एक तो है कंडीशन कि जब उसके पास है ऑक्सीजन, और दूसरी है कि उसके पास जब ऑक्सीजन नहीं है। अब पूरा ध्यान इधर, ठीक है, 2 कंडीशन है, एक तो है तो वो बहुत खुश है, एक है कि बिल्कुल नहीं है तो वो बिल्कुल खुश नहीं है। एक कंडीशन ये भी तो है कि तू पास है मेरे, फिर भी तू दूर है मुझसे, ठीक है। तो ऑक्सीजन तो है मेरे पास लेकिन तेरी कमी सी है, ऑक्सीजन है लेकिन कम है, समय कम है ना। तो पायरुवेट को जब ऑक्सीजन मिल रहा है लेकिन थोड़ा मिल रहा है, ठीक है, थोड़ा थोड़ा मिल रहा है, थोड़ा थोड़ा मिल रहा है, तो वहां पे क्या होगा, आएगा गुस्सा, बनेगा एसिड, आएगा गुस्सा, बनेगा एसिड। तो ये लैक ऑफ ऑक्सीजन कब होता है बच्चे, मसल सेल में होता है। जब मसल्स आप बहुत ज्यादा एक्सरसाइज कर लेते हैं तो आप देखते होंगे कि आपके पूरे शरीर में दर्द होने लगता है ना, स्पोर्ट्स डे के बाद, एनुअल फंक्शन के बाद पूरे शरीर में दर्द होने लगता है, और घर आके बोलते हैं मम्मी तेल मालिश कर दीजिए। या फिर रात में कभी सोए रहते होंगे, अचानक से पैर मुड़ जाता, अचानक से पैर मुड़ जाता, बहुत तेज दर्द होती है, उस दर्द में लगता है पैर फट जाएगा। तो वो क्यों होता है बच्चे, लैक्टिक एसिड, आपने पूरा दिन भर पानी नहीं पिया ठीक से, ठीक है। यस, मसल्स भी हमारे एनारोबिक रेस्पिरेशन करने लगते हैं, नस, है ना। तो वो बच्चे क्रैम्स होती है, क्रैम्स होती है कि आपके बॉडी में ऑक्सीजन की कमी हो गई है, तो आपको ढेर सारा पानी पीना है, इनहेल एक्सहेल करना है, थोड़ा आराम लेना है, ठीक है, ढेर सारा पानी पीना है, इनहेल एक्सहेल करना है, एंड बहुत सारा आराम करना है। इज दिस क्लियर। अब ये आपको याद रहेगा लाइफ लॉन्ग, ठीक है। पायरुवेट बनेगा, पायरुवेट को
प्यार है ऑक्सीजन से, ऑक्सीजन मिलेगा तो बहुत सारा एटीपी बनेगा, एरोबिक करेगा, ये ऑक्सीजन मिलेगा तो ये क्या करेगा, एरोबिक्स करेगा, एरोबिक्स करेगा, ठीक है। एंड जब ऑक्सीजन नहीं मिलेगा, मेरी वीडियो रुकी है क्या, मेरी वीडियो रुकी है क्या, अच्छा चलो, अगर ऑक्सीजन नहीं मिलेगा तो ये फिर एनारोबिक करेगा, चलो ठीक है। आप बोलोगे कि मैम हर जगह कहानी ही डाल देती है, हर जगह मैम कहानी डालती है, चलो, आपको कभी किसी ने पढ़ाया था ये वाला ऐसे पढ़ाया था कभी किसी ने? उस समय सर दर्द करता होगा ना कि अरे ये कैसा फ्लो चार्ट है, ये हमेशा आ जाता है, इसको याद करना पड़ता है, ऐसे किसी ने पढ़ा दिया होता तो आपको फिर टेंशन नहीं लेना होता, चलो ठीक है, हाँ चलो, थैंक यू बच्चों, थैंक यू। अब मुझे पता है कि मेरे सारे होनहार बच्चों को एरोबिक और एनारोबिक रेस्पिरेशन के बारे में पता है, उनको डिफरेंस पता है, बट फिर भी मैं थोड़ा बहुत बताना चाहती हूँ उनको एक्स्ट्रा कुछ। एरोबिक रेस्पिरेशन बच्चे प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन में होता है, एरोबिक रेस्पिरेशन के लिए ऑक्सीजन की जरूरत है, एनारोबिक रेस्पिरेशन में ऑक्सीजन की जरूरत नहीं है। एक खास बात जो मैं आपको बताऊं, कुछ एनारोब्स बैक्टीरिया होते हैं जैसे कि ई कोलाई और स्ट्रेप्टोकोकस, ये बच्चे, इनको कोई फर्क नहीं पड़ता अगर थोड़ा सा ऑक्सीजन आ भी जाए। देखो जो एनारोबिक रेस्पिरेशन करते हैं ना, ईस्ट वगैरह, वो डाई हो जाते हैं अगर ऑक्सीजन मिल जाए तो, ऑक्सीजन उनके लिए जहर है। बट कुछ जो एनारोब बैक्टीरिया होते हैं वो आराम से टॉलरेट कर लेते हैं, अगर ऑक्सीजन है भी तो वो टॉलरेट कर लेते हैं और जिंदा रह जाते हैं। तो ये क्वेश्चन एक बार आया हुआ है कि एनारोब बैक्टीरिया क्या ऑक्सीजन में रह पाएंगे, ऑक्सीजन में नहीं रह पाएंगे, फुल्ली एनारोबिक मतलब ऑक्सीजन नहीं चाहिए, तो वो ऑक्सीजन में रह पाते हैं, ठीक है, ऑक्सीजन में भी रह पाते हैं थोड़ा सा। चलो अब उससे हटो, ठीक है, देवदास से अब दूर हटो, अब यहां नजर रखो। इट ऑलवेज रिलीज CO2, एरोबिक रेस्पिरेशन में CO2 रिलीज होगा, एनारोबिक रेस्पिरेशन में CO2 रिलीज हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है, जिंदगी दुखी है, इसमें CO2 रिलीज करेंगे या नहीं भी करेंगे। एरोबिक रेस्पिरेशन में आई एम वेरी हैप्पी, बहुत ज्यादा हैप्पी है, और 38 ATP तक एनर्जी निकलती है। एनारोबिक रेस्पिरेशन में जिंदगी में दुख है ना, ऑक्सीजन या तो कम है या तो नहीं है, तो सिर्फ 2 ATP निकलेगा। एरोबिक रेस्पिरेशन बच्चे कहाँ होता है, साइटोप्लाज्म में एंड फिर माइटोकॉन्ड्रिया में, और एनारोबिक रेस्पिरेशन की कहानी साइटोप्लाज्म में खत्म हो जाती है, ठीक है। एरोबिक रेस्पिरेशन किसमें होता है, प्लांट्स, एनिमल्स, हायर प्लांट्स एंड एनिमल्स। एनारोबिक रेस्पिरेशन होता है हमारे मसल्स में, ईस्ट में, पैरासाइटिक वॉर्म्स में, टीनिया, जर्मिनेटिंग सीड में। जर्मिनेटिंग सीड अगर आपको देता है तो आप बिल्कुल कंफ्यूज नहीं होइएगा कि ये तो प्लांट का ही पार्ट है बच्चे। जर्मिनेटिंग सीड एकदम मिट्टी के अंदर हम डालते हैं ना, ऑक्सीजन नहीं मिलता, हाँ, टेप वॉर्म, जो जो जमीन के अंदर रहते हैं ना घुस के, उन वो एनारोबिक कंडीशन में आराम से एटीपी बना लेते हैं। चलो, रेस्पिरेशन हमने क्या पढ़ा, एरोबिक रेस्पिरेशन होता है, एनारोबिक रेस्पिरेशन, दोनों स्टार्ट होते हैं बच्चे ग्लाइकोलाइसिस। यहां थोड़ा ध्यान दीजिएगा, यहां थोड़ा ध्यान दीजिएगा। अब ये अभी अभी है टाइम डोर्सो वेंट्रल पढ़ने का, बताइए, कुछ भी, कभी भी, कहीं भी, ठीक है। रेस्पिरेशन, एरोबिक रेस्पिरेशन, एनारोबिक रेस्पिरेशन, दो तरह का रेस्पिरेशन होता है। दोनों रेस्पिरेशन बच्चे ग्लाइकोलाइसिस में स्टार्ट होगा, मतलब जो ग्लूकोज लिया है, ग्लूकोज तो आप भी लेंगे, प्लांट भी लेगा, बैक्टीरिया भी लेगा, हर कोई ग्लूकोज ले रहा है, ठीक है। तो ग्लूकोज जो है वो 2 पार्ट में टूटेगा, ठीक है, मतलब पायरुवेट, पायरुवेट में टूटेगा, 2 पायरुवेट में टूटेगा। ये सब में होगा बच्चे, ये सब में होगा, चाहे वो कोई भी लिविंग है, कोई भी लिविंग है, चाहे वो बैक्टीरिया है, चाहे आप है, सब में होता है ग्लाइकोलाइसिस। कहाँ पे होता है ग्लाइकोलाइसिस, साइटोप्लाज्म में होता है। तो पायरुवेट सब में बनेगा, पायरुवेट बनने के बाद डिसाइड होता है कि वो ऑर्गेनिज्म एरोबिक रेस्पिरेशन करेगा या एनारोबिक रेस्पिरेशन करेगा। किस चीज पे डिपेंड करता है, अगर उसको ऑक्सीजन प्यारा है,
ऑक्सीजन प्यारा है, ऑक्सीजन उसको भरपूर मिल रहा है, तो वो एरोबिक रेस्पिरेशन करेगा। ठीक है, जैसे कि हम, और जिसको मतलब ऑक्सीजन नहीं मिल रहा है या लैक ऑफ रेस्पिरेशन है, तो वो एनारोबिक रेस्पिरेशन करेगा। क्या मुझे और ज्यादा बताने की जरूरत है इस टॉपिक को? मैं बार बार बता चुकी हूँ। नहीं। वेरी गुड, वेरी गुड, वेरी गुड। ना स्टेप्स ऑफ रेस्पायरेशन। ठीक है, तो ये जो रेस्पायरेशन बच्चे हम पढ़ने वाले हैं, इसके कुछ स्टेप हैं जो मैं थोड़ा सा आपको जल्दी जल्दी में बताती हूँ कि आखिर हम इसमें पढ़ेंगे कैसे। सबसे पहले तो ग्लाइकोलाइसिस में, ग्लाइकोलाइसिस साइटोप्लाज्म में होगा। जैसे हमारा ये सेल है, सेल के जब साइटोप्लाज्म में हम जाएंगे तो यहाँ पे होगा क्या, ग्लाइकोलाइसिस, मतलब कि जो ग्लूकोज है वो टूटेगा दो पार्ट में। उसके बाद एसिटाइल को एंजाइम बनेगा। उसके बाद क्या बनता है, एक एसिटाइल को एंजाइम बनेगा जिसको बोलते हैं लिंक रिएक्शन। ठीक है, लिंक रिएक्शन। इसके बाद एक साइकिल होगा जिसको बोलते हैं क्रेब साइकिल। क्रेब साइकिल में बच्चे क्या बनेगा, ऐसी लिंक रिएक्शन और क्रेब साइकिल में हम क्या बनाएंगे, भर भर के एटीपी, और क्या बनाएंगे बच्चे, एनएडीपी बनाएंगे। ठीक है, वो ग्लाइकोलाइसिस में भी एटीपी बनाएंगे, हमारा मेन उद्देश्य ही है ये एटीपी बनाना। अब लास्ट में होगा ईटीएस। ईटीएस में बच्चे हम क्या करेंगे, ये जो जितना एनएडीपी बना है, एफएडीपी बना है, ये सारी चीजें जितनी भी बनी है, ठीक है, मैट्रिक्स बच्चे लिक्विड होता है, मैट्रिक्स ना लिक्विड होता है, ये आपको पिछले चैप्टर में मैंने बहुत डिटेल में बताया मैट्रिक्स। ठीक है, लिक्विड है, उसमें कुछ आपके सॉल्युबल चीजें हैं। ठीक है, ईटीएस में हम क्या करेंगे, जितना एनएडीपी वगैरह ये सब जो बना है, इसको एटीपी में कन्वर्ट करेंगे। इसको हम किस में कन्वर्ट करेंगे, एटीपी में कन्वर्ट करेंगे, क्योंकि हमको एटीपी में ही एनर्जी चाहिए और किसी चीज में एनर्जी नहीं चाहिए। ठीक है, तो यही होने वाला है पूरा इस चैप्टर में। वेरी इजी चैप्टर है। चलो फिर से क्वेश्चन, फिर से गुस्सा हो जाओ, मैम फिर से क्वेश्चन दे रही है, बहुत सारा भर भर के आज क्वेश्चन दे रही है मैम। Plants can get along without respiratory organ because of all the following except। इसमें पहले क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ो, सारे बच्चों ने गलत कर रखा, अभी मैंने बताया था पिछले सेशन में भी। देखो कि इसमें क्वेश्चन क्या पूछा है कि प्लांट्स विदाउट रेस्पिरेटरी ऑर्गन के रह सकते हैं आराम से। सारा ऑप्शन सही है एक को छोड़ के। तीन रीजन मैंने बताए थे, तीनों रीजन इसमें दिए हैं। एक ऑप्शन मैंने नहीं बताया था, वो इसमें दे दिया है, वो गलत है। प्लांट कैसे बिना रेस्पिरेटरी ऑर्गन के रह लेता है। ठीक है, तो जितनी भी बातें दी हुई हैं सब उसका आंसर है, लेकिन एक बात जो दी है वो गलत है। और कोई? हम्म, आकृति, आकृति कोमल, आकृति एंड कोमल आर राइट, आकृति एंड कोमल आर राइट। देखिए बच्चे, पहला क्या बोल रहा है कि सारे जो प्लांट पार्ट होते हैं अपना अपना ध्यान खुद रख लेते हैं। ठीक है, अपना अपना ध्यान खुद रख ले। नहीं देखा लीना, मैंने नहीं देखा। ठीक है, अपना अपना ध्यान खुद रख लेते हैं। ठीक है, तो भाई ये पार्ट, ये बात तो सही है, मैंने बताया था आपको। प्लांट डू नॉट प्रेजेंट ग्रेटर डिमांड, इनको बहुत ज्यादा गैस एक्सचेंज की जरूरत नहीं, बहुत ज्यादा ऑक्सीजन की जरूरत नहीं, ये भी बात क्या है, सही है। यहां देखिए क्या लिखा है, गैस डिफ्यूजन इन प्लांट अकर इजिली ओवर लॉन्ग डिस्टेंस। लॉन्ग डिस्टेंस में हो जाता है क्या, डिफ्यूजन प्रोसेस से लॉन्ग डिस्टेंस में हो जाता है। नो नो नो, है ना, short distance. Each living cell in a plant located quite closer to its surface. Yes, ठीक है। Next question. If fatty acid were to be respired, they would first be degraded to। ठीक है, तो मैम आपने उसका बताया था, प्रोटीन वगैरह का बताया, इसका तो बताया ही नहीं है। तो बच्चे इसका आंसर मैं बता देती हूँ, फिर भी आप एक तुक्का लगाइए, देखें आपका तुक्का सही होता है कि नहीं। पायरुवेट तो होगा नहीं, ग्लूकोज टूटता है तो पायरुवेट बनाता है, और ग्लूकोज टूटता है तो और ग्लूकोज 6 फॉस्फेट भी नहीं होगा, तो क्या हो सकता है। हाँ, मोहित, मोहित, निष्ठा, लीना, कोमल,
एनडीडीपी, कार्तिक, नीलम, इन सब का तुक्का सही है। दैट इज एसिटाइल कोएंजाइम। फैटी एसिड अगर टूटेगा तो वो एसिटाइल कोएंजाइम में पहले टूटेगा। ठीक है। ओहो हो, ये मैंने पिछली क्लास में बताया था और मैंने इसको मिटाया नहीं। चलो कोई बात नहीं, ये वाला क्वेश्चन का आंसर मैं दूंगी बच्चे। इसमें क्या दिया है कि द एंजाइम विच कन्वर्ट सुक्रोज टू ग्लूकोज। ठीक है, देखो बच्चे यहाँ क्या बताया है मैंने कि जो लीफ है, लीफ में जो लीफ क्या करते हैं, ग्लूकोज को सुक्रोज के फॉर्म में रखते हैं। ठीक है, सुक्रोज के फॉर्म में बना करके रख रहे हैं, स्टार्च के फॉर्म में, सुक्रोज के फॉर्म में ऐसे रखते हैं, डायरेक्ट ग्लूकोज के फॉर्म में तो रखते नहीं है। ओके, नहीं, गलत है, गलत है आंसर बेटा, मैं बता रही हूँ, मैं बता रही हूँ। ठीक है, ये सुक्रोज के फॉर्म में रखते हैं एंड, ठीक है, सुक्रोज के फॉर्म में रखते हैं, लेकिन सुक्रोज के फॉर्म में हम इसको यूज नहीं कर सकते, यूज नहीं कर सकते, हमको इसको सिंपलर फॉर्म में कन्वर्ट करना है ताकि हम आराम से एटीपी बना सकते। तो हम इसको ग्लूकोज में कन्वर्ट करेंगे। किससे कन्वर्ट करेंगे बच्चे? इन्वर्टेज से। सुक्रोज को हम इन्वर्टेज करके, इन्वर्ट करके क्या बनाएंगे बच्चे? ग्लूकोज बनाएंगे। ठीक है, सुक्रोज को हम इन्वर्ट करके क्या बना रहे हैं बच्चे? ग्लूकोज बना रहे हैं। ठीक है, बस 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 हो गया। ठीक है, क्या होगा? इन्वर्टेज होगा, ध्यान रखिएगा। मॉल्टेज क्या करता है, मैं आपको एक एक एंजाइम का बता देती हूँ। मॉल्टेज क्या करता है बच्चे? आपके कार्ब्स को, आपके कार्बोहाइड्रेट को, स्टार्च को किसमें बदलता है? मॉल्टोज में, मॉल्टोज में बदलता है। लैक्टेज क्या करता है? लैक्टोज को कन्वर्ट करता है ना, मिल्क प्रोटीन को। हेक्सोकाइनेज आप ग्लाइकोलाइसिस में पढ़ेंगे। एंड इन्वर्टेज बच गया, इन्वर्टेज क्या करता है? सुक्रोज को ग्लूकोज में बदलता है। ग्लूकोज इज मोनोसेकेराइड। ठीक है, इससे हम आराम से एटीपी बना सकते हैं, इसको हम तोड़ के। ठीक है, अगर हम ग्लूकोज की जगह सुक्रोज लेंगे तो क्या दिक्कत आएगी? सुक्रोज इज डाइसेकेराइड, तो पहले सेल में हमको डाइसेकेराइड से मोनोसेकेराइड तोड़ना पड़ेगा, ये दिक्कत आ जाएगी, तो पहले से हम तोड़ के रखेंगे। ओके, सुक्रोज किसका बना होता है बच्चे? ग्लूकोज एंड फ्रक्टोज का बना हुआ होता है। ओके, एंड सुक्रोज नॉन रिड्यूसिंग शुगर है, ये सारे बच्चे आप जानते होंगे, बायोमोलिक्यूल में आपने पढ़ा होगा रिड्यूसिंग शुगर एंड नॉन रिड्यूसिंग शुगर। ठीक है, तो सुक्रोज नॉन रिड्यूसिंग शुगर होता है, और ये एनटीए वालों का वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, वेरी फेवरेट क्वेश्चन। ठीक है, हाँ, ठीक है, तो अभी हम आगे पढ़ने वाले हैं। ओके बच्चे, तो ये मैं आपको सिर्फ ग्लाइकोलाइसिस का ये बता दे रही हूँ कि ग्लाइकोलाइसिस कैसे स्टार्ट होता है, इसके फीचर्स क्या हैं। ग्लाइकोलाइसिस का जो पाथवे है वो नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे बच्चे हम, बहुत मजे में। उसके लिए थोड़ा टाइम चाहिए ना, कहानी के थ्रू पढ़ेंगे। चलो, ग्लाइकोलाइसिस, ग्लाइकोलाइसिस का मतलब क्या है बच्चे? ग्लूकोज का ब्रेक डाउन। ठीक है, ग्लूकोज को हम तोड़ रहे हैं, ग्लाइको मतलब ग्लूकोज, लाइसिस मतलब ब्रेक डाउन। इसको हम ईएमपी पाथवे भी बोलते हैं, याद रखना है आपको, ईएमपी बोलते हैं, ना कि ईएलपी, ईटीपी, कुछ भी दे सकता है, आपको याद रखना है ईएमपी है। ईएमपी पाथवे क्यों बोलते हैं? बिकॉज इट वॉज डिस्कवर्ड बाई एम्बेडन, मेयरहॉफ एंड पार्नास। एम्बेडन, मेयरहॉफ एंड पार्नास। बीच में कौन है बच्चे? मेयर है, ये नाम याद रखना है, बीच में कौन है? मेयर है। ईएमपी पाथवे बोलते हैं। ठीक है, एंड इट इज द पार्शियल ऑक्सीडेशन ऑफ ग्लूकोज, मतलब ग्लूकोज को हम क्या कर रहे हैं? पूरा नहीं तोड़ के पार्शियल ऑक्सीडेशन कर रहे हैं, मतलब थोड़ा सा तोड़ रहे हैं हम इसको, पायरुविक एसिड में तोड़ रहे हैं, इन द एब्सेंस ऑफ O2। दिस लाइन इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। यहाँ पे हम ऑक्सीजन का यूज नहीं करते हैं बच्चे, या जब हम ग्लाइकोलाइसिस करते हैं तो ऑक्सीजन का यूज नहीं करते हैं, इसलिए ग्लाइकोलाइसिस प्रोसेस बच्चे सब में होता है, सब में होता है, चाहे वो आपका टेप वॉर्म हो, चाहे जर्मिनेटिंग सीड हो, चाहे कुछ भी हो, चाहे आपका मसल सेल हो, सब में होता है, क्योंकि यहाँ पे ऑक्सीजन की जरूरत हमको नहीं पड़ती। ऑक्सीजन की जरूरत कब पड़ती है? जब हम ये टूट के पायरुविक एसिड माइटोकॉन्ड्रिया में जाता है ना। इट इज इन एनारोबिक ऑर्गेनिज्म, एनारोबिक ऑर्गेनिज्म में यही प्रोसेस ही रेस्पिरेशन है, यही ग्लाइकोलाइसिस इज सर्वोपरि, ग्लाइकोलाइसिस इज एवरीथिंग, आगे कुछ करने की जरूरत नहीं है ना। फीचर्स ऑफ ग्लाइकोलाइसिस, फीचर्स ऑफ ग्लाइकोलाइसिस, सॉरी मैंने जो ये पढ़ाया ना, मैंने मिटाया नहीं।
ग्लाइकोलाइसिस का फीचर क्या है? एक ग्लूकोज 2 मॉलिक्यूल ऑफ पायरुविक एसिड में बदलेगा, ठीक है, एक बड़ा सा लड्डू 2 लड्डू में बदलेगा, और उस 2 लड्डू का नाम क्या है? पायरुवेट, पायरुवेट। ओके, कितने एंजाइम्स यूज होंगे? 10 एंजाइम। क्यों 10 एंजाइम यूज होंगे? क्योंकि 10 स्टेप है, और बिना एंजाइम के तो एक भी स्टेप चलना मुश्किल है हमारी बॉडी में, क्योंकि या तो कुछ कटेगा या तो कुछ बनेगा, या तो कैटा होगा या तो एना होगा। तो इसलिए हम एंजाइम का यूज करेंगे। 10 एंजाइम्स होंगे, 10 स्टेप होगा। CO2 बनेगा क्या? यहाँ नहीं बनेगा। दिस इज ऑल्सो इंपॉर्टेंट। यहाँ पे CO2 नहीं बनता, यहाँ पे ऑक्सीजन रिक्वायर्ड नहीं होता, बच्चे याद रखिएगा। इट इज कॉमन इन एवरी सेल, प्रोकैरियोटिक हो यूकैरियोटिक हो, कोई भी सेल है, ग्लाइकोलाइसिस होगा ही होगा। नेट गेन कितना होता है? 2 ATP। नेट गेन इसमें हमको कितना मिलता है? 2 ATP मिलता है ग्लाइकोलाइसिस प्रोसेस में। देखिए, एक्चुअली हम 2 ATP इन्वेस्ट करते हैं इसमें। 2 ATP बच्चे हम लगाएंगे, शुरू में इन्वेस्ट करेंगे, ठीक है। कोई चीज तोड़नी है तो आपको मेहनत लगानी होगी ना, तो थोड़ा सा मेहनत लगाएंगे, कितना? 2 ATP। ओके, 2 पार्ट में तोड़ने के लिए 2 ATP लगाएंगे, एंड इसके बदले में आपको कितना ATP मिलेगा? कितना गेन होगा इस बिजनेस से? 4 ATP मिलेगा। कितना ATP मिलेगा बच्चे? 4 ATP मिलेगा। और 4 में से जब हमने माइनस किया 2, जो हमने लगाया था और प्रॉफिट में माइनस किया, तो कितना आया? टोटल 2 ATP। 2 ATP का फायदा होता है बच्चे, 2 ATP का फायदा। NADH2 कितना बनेगा? 2 बनेगा। NADH2 2 बनेगा। तो एक NADH2 से कितने ATP बनते हैं? 3 बनते हैं। तो 2 NADH2 से कितने ATP बनेंगे? 6 ATP। तो टोटल ATP देखा जाए तो 8 ATP बनते हैं, लेकिन हम यहाँ पे टोटल ATP नहीं काउंट करते हैं, हम सिर्फ ये काउंट करते हैं कि टोटल एक्चुअल ATP कितना बना? 2 बना। क्योंकि NADH2, FADH2 जो भी है ना, जो भी है, वो सब ETS साइकिल में जाएंगे, वहां से ATP बनेगा। यहाँ पे अभी वो ATP फॉर्म नहीं कर पाएंगे। इज दिस क्लियर? इज दिस क्लियर? ठीक है बच्चे, ठीक है। तो अगली क्लास में बच्चे हम ये पूरा पढ़ने वाले हैं। हाँ, तो क्लास समझ में आ गई अच्छे से? याद रखिएगा, नेक्स्ट जो आने वाला जितना भी इस चैप्टर का सेशन है, कोई भी मिस नहीं करेगा, कोई भी नहीं मिस करेगा बच्चे। इसलिए क्योंकि वो हम बहुत ही इंटरेस्टिंग स्टोरी के थ्रू पढ़ेंगे, एज ऑलवेज पूरा इंटरेस्टिंग के थ्रू पढ़ेंगे। थैंक यू लीना, थैंक यू आकृति। तो हम पूरा बच्चे, अगर आपको किसी ने भी डराया है कि ये चैप्टर बहुत टफ है, बहुत सारे केमिकल्स के नाम याद करने पड़ेंगे, एंजाइम्स के, तो मैं हूं ना, व्हाई फियर व्हेन आई एम हियर। तो फोटोसिंथेसिस जैसे हमने अच्छे से पढ़ लिया, याद कर लिया, तो ये चैप्टर भी बच्चे अच्छे से याद कर लेंगे। अभी अभी ग्राम स्टेन आप पूछ रहे हैं, ग्राम स्टेन तो मैं सेल चैप्टर में ही पढ़ा चुकी हूँ बच्चे, पॉजिटिव एंड नेगेटिव ग्राम स्टेन। हाँ, बहुत अच्छे से पढ़ाया बच्चे। ग्राम स्टेन अगर डिटेल में समझना है आपको, तो मेरा सेल वाला जो है ना लेक्चर, वो देखिए, उसमें मैंने बताया है कि अगर जो जैसे ब्लैंकेट पहन लेता है ना, तो वो स्टेन नहीं हो पाता, एंड जब आप ब्लैंकेट हटा दो तो आपके कपड़े स्टेन हो जाते हैं। हाँ, चलो। हाँ, सारे अपलोड हो गए हैं। आप लोग जरूर, जो भी क्लास मिस किया है बच्चे, आप लोग देख लीजिए।